सो आपकी लेखनी, आपके कलम को तो क्या कहें। आपको सौ सौ सलाम, सौ सौ सलाम। धन्यवाद, आपने जो ट्रांसजेंडर की जिंदगी को अपनी जो कलम है, तीखी कलम उससे इन पन्नों पे उतारा है। और उस जो कलंक है, जो एक टाबू बना है समाज में ट्रांसजेंडर के प्रति, उसको कहीं ना कहीं आपने अपनी कलम से मिटाने की कोशिश, धोने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं जो किताब है, उनके जो लेखक हैं जीपी वर्मा जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना मेहनत करके ये पूरा गुलदस्ता तैयार किया है। और इस गुलदस्ते के जो माली हैं वो आदरणीय जीपी वर्मा जी। आपकी लेखनी, आपके कलम को तो क्या कहें। आपको सौ सौ सलाम, सौ सौ सलाम। धन्यवाद, आपने जो ट्रांसजेंडर की जिंदगी को अपनी जो कलम है, तीखी कलम उससे इन पन्नों पे उतारा है। और उस जो कलंक है, जो एक टाबू बना है समाज में ट्रांसजेंडर के प्रति, उसको कहीं ना कहीं आपने अपनी कलम से मिटाने की कोशिश, धोने की कोशिश की है। और मैं आशा करती हूँ कि समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं इन किताबों को पढ़ेंगे, और पढ़ना भी चाहिए। तो आज तक जब जिसने भी, जिन जिन लोगों ने भी या जिन महानुभावों ने ट्रांसजेंडर के प्रति, ट्रांसजेंडर के बारे में लिखा है किताबों में, किस्से कहानियों में जहाँ भी वर्णन हुआ है, वो उन्होंने लिखा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से वो इतना बलशाली या जितना वो इफेक्ट डाल सकता है दुनिया की नज़र में, वो नहीं पढ़ पाया। लेकिन इन ऐसी किताबें जब हमारे सामने आई तो इससे लगा कि हाँ, इसमें जो जिंदगियां वो कैद नहीं है, वो स्वरों के साथ, वो अप विचारों के साथ, वो लेखक के कलम के साथ खेल रही हैं। वो मचल रही हैं, वो अपनी जिंदगियों को बयान करना चाहती हैं। और जेपी साहब, आपने अपनी कलम से उन जिंदगियों को पंख लगा दिए हैं। वो उड़ रहे हैं, वो लिखना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। बंद गलियों से वो बाहर निकलना चाहते हैं। आज तक जो भी कहानी, किस्से, कहानियां रही, वो एक तरह से मुझे लगता था 50-50% ही रहा है वो। कुछ अपनी तरफ से भी, कुछ लेखक ने अपनी तरफ से भी लिखा है, लेकिन इस किताब में 100% जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने अपनी अपनी आवाज को, अपनी जिंदगी को इस किताब में उतारा है। और मैं सभी को, जो भी इस किताब से जुड़ा है, उन सबको बधाई देती हूँ। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और आप जीपी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस किताब में, मैंने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है और पढ़ा भी है। इसमें आपने जिस तरह से वस्तुओं को रखा है, जिस तरह से अपनी
अपनी बात को रखा है, एक-एक चीज़ आपकी पूरी सिमेट्री में है, आपने पूरे उसको एक उन सब चीज़ों को न्याय दिया है, जीवन को, चुनौतियों को, चाहे आंदोलन है, अचीवर्स है, निर्णय, आपने एक-एक चीज़ एक के बाद जो आनी चाहिए वो आपने उस वैसे ही अ, उस चीज़ को रखा है जीवन इस किताब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है और जैसे आपने इसका शुरुआत की है बहुत बढ़िया तरीके से आपने उसकी चीज़ों को रखा है। आपने एक इसमें और एक अच्छी बात है किताब में जो किताबें आज तक रही हैं उसमें बस किस्से कहानियाँ रहेंगी लेकिन आपने पूरे जेंडर और सेक्सुअलिटी सेक्स, जेंडर रोल, जेंडर एक्सप्रेशन इन सब का पूरा बारीकी से आपने लिखा है। जैसे आपने शुरू में ही ना भूतो न भविष्यति इसमें जब आपने इन चीज़ों को लिखना शुरू किया तो आगे थर्ड जेंडर के बारे में उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देके ना केवल ट्रांस वुमन के बारे में मतलब एक ट्रांस महिला के बारे में बल्कि आपने ट्रांस पुरुष के बारे में भी लिखा है जो कि आज तक बहुत कम लोगों ने लिखा है। ट्रांस पुरुष के बारे में हमेशा लोग भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं या उनके बारे में जानकारी नहीं होती है लेकिन ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिला का बराबर का इस प्रकृति में बराबर का अधिकार है, बराबर के वो रोल अदा करते हैं। हालाँकि वो हमारे सामने कम नज़र आते हैं क्योंकि पुरुष जो है, वो कहीं न कहीं जब ट्रांस मैन है, वो समाज के जो पैरामीटर हैं, जो समाज की जो पैरामीटर उसमें वो फिट बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे जैसे हम जब पंजाब में रहते हैं तो या और जगह भी आप हम लोग पुरुष सत्ता की तरफ जब हम बढ़ते हैं हम हमारे यहाँ कहावतें भी या छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में बच्चों को बोलते हैं कि बंदा बन जाओ, आदमी बन जाओ। तो आदमी बनाना या बंदा बनना बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत गर्व की बात होती है और ट्रांस मैन जब महिला से पुरुष बनते हैं तो फ़ख्र की बात भी माना जाता है, गर्व बेशक एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है लेकिन समाज में, घर में एक्सेप्टेंस नहीं होती है क्योंकि अपने अभिभावक या रिश्तेदारों को तो पता है ये महिला पैदा हुई थी, तो ये पुरुष कैसे बन गया? तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस कम होती है लेकिन बाहर जब वो अपनी समाज में रहते हैं तो अगर उनका एचआरटी हार्मोन थेरेपी हो गया या सर्जरी हो गई या दाढ़ी मूंछ आ गया तो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। मेरे साथ में बहुत सारे ट्रांस मैन यहाँ रहते हैं चंडीगढ़ में तो कल परसों भी पार्टी थी मेरे साथ 2-3 ट्रांस मैन थे। उनको किसी ने नहीं पहचाना, कोई भी पहचान नहीं पाया। उन्होंने जब खुद आके स्टेज में बोला कि हम ट्रांस मैन हैं तो बड़े हैरान हुए लोग। लेकिन हमें तो दूर से लोग देखते ही पहचान जाते हैं कि इतनी लंबी ये ये औरत तो नहीं हो सकती, इनका शरीर, इनका बोलना, इनकी आवाज़, तो वो सब चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो पुरुष बन जाता है तो वो मर्द सत्ता, मर्दों के साथ बैठने के लायक हो जाता है। लेकिन मर्द से अगर कोई औरत हो जाए, तो बहुत शर्म की बात, बहुत घृणा की बात, टैबू माना जाता है कि ये तो फर्स्ट जेंडर में पैदा हुआ, ये थर्ड सेकंड जेंडर में भी नहीं जा सका, थर्ड जेंडर में चले गया। लेकिन जो सेकंड जेंडर में पैदा हुआ, फर्स्ट जेंडर में चला गया, तो वो एक पायदान ऊपर चढ़ा है और हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लाइफ को कि आई एम नॉट इनटू फर्स्ट जेंडर। मैं फर्स्ट जेंडर में पैदा होने के बाद सेकंड जेंडर में भी नहीं, थर्ड जेंडर में। इफ आई एम थर्ड जेंडर देन हु इज़ फर्स्ट जेंडर, महिला है या पुरुष? सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम लोग तो सेकंड जेंडर में भी नहीं आ पाए। तो बहुत डिफिकल्ट है एक पुरुष का महिला होना। समाज में हर जगह, हर तरफ बहुत दिक्कत है होती है और ज़्यादातर जो ट्रांस मैन है, वो अपना जो आईडी प्रूफ है वो ट्रांसजेंडर का ना हो करवा के सीधा पुरुष की लेकिन हमारे तो जो हमारे आईडी प्रूफ है सारे वो ट्रांसजेंडर के हैं। सो मैं यहाँ ये भेदभाव या
कम ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि किसका दुःख कम है, किसका ज़्यादा है। लेकिन अ, समाज में ट्रांस वुमन की एक्सेप्टेंस बहुत कम है। उसका फैमिली में भी एक्सेप्टेंस कम है, बाहर जाओ तब भी कम है। और ट्रांस मेन का फैमिली में तो है ही नहीं, लेकिन बाहर जाते ही तो थोड़ा ये रहता है कि लोगों को क्या परवाह है किसी की, लेकिन लोगों को हमारी ट्रांस वुमन की परवाह होती, ट्रांस मैन की नहीं। तो ये दिक्कत है। और दूसरी बात, इसमें जो किताब में आपने हर जेंडर की बात तो आपने की है, इसमें सेक्सुअलिटी की भी बात की आपने। उसमें गे है, आपने बाइसेक्सुअलिटी की बात की है, आपने बाई जेंडर की बात की, पैन जेंडर की बात की, जेंडर फ्लूइड की बात की, नॉन बाइनरी, जेंडर क्वीयर, इन सब के बारे में बात की है। और सेक्सुअलिटी के बारे में भी बात की है। तो ये जो जेंडर आइडेंटिटी है, उनके बारे में आपने काफी अच्छा लिखा है। और ये जैसे कि शब्दकोश तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इसको पढ़ के लोग काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर है एक अम्ब्रेला टर्म है, एक छतरी की तरह है। उस छतरी के नीचे बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, जिसमें ट्रांस वुमेन है, ट्रांस मैन है। इसमें आपने आपने जो श्रेणी है, ट्रांससेक्सुअल है, और आपने ये जो क्रॉस ड्रेसर, बाईजेंडर, जेंडर न्यूट्रल, इन सबको लिया है। तो ये उसी अम्ब्रेला के नीचे ही आते हैं। सभी लोग पहले लोग सोचते थे कि जब पुराने टाइम में कुछ साल पहले तक भी, अभी भी लोग बहुत सोचते हैं, अभी भी बदला नहीं समाज। काफी सारी बहुत बुद्धिजीवियों को थोड़ा बहुत पता लगने लगा है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो देहात में, गांव में, शहरों में लोग रहते हैं, उनको नहीं पता। वो सभी को हिजड़ा मानते हैं, सभी को एक ही तराजू में तोलते हैं। बट सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। सो बिकॉज हिजड़ा एक परंपरा है, एक कल्चर है। उस परंपरा में जो ट्रांसजेंडर एंटर करता है, उसमें गुरु शिष्य परंपरा में जो जाता है वो हिजड़ा हो जाता है। और जो नहीं जाता है, जरूरी नहीं कि सभी लोग गुरु शिष्य परंपरा में जाएं। तो वो नॉर्मल अपनी सामान्य जिंदगी जैसे समाज में रह के जॉब करते हैं, पार्लर में काम करते हैं, कोई चाय की दुकान कर रहा है, कोई कुछ। तो वो नॉर्मल एक समाज की जो एक सामान्य जिंदगी है, वो जी रहा होता है। सो वो ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है। तो आपने इसमें बहुत बारीकी से प्राचीन ग्रंथों का भी आपने रेफरेंस दिया है। आपने हिजड़ा, जो किन्नर और ट्रांसजेंडर, इस पे इसके अच्छी तरह से आपने लिखा है। हिजड़ा जो है जो यूनिक आपने लिखा है, वो पुराने टाइम में यूज किया जाता था। 1871 का जो एंटी ट्राइबल जो एक्ट बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, जिसमें यूनिक वर्ड यूज किया था, और यूनिक्स को अपराधी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि ये तो पुरुष होते हैं, और पुरुष जो है वो कैस्ट्रेशन करके, बधिया करके, पीनस को रिमूव करके वो औरत बन जाते हैं। तो यूनिक वो होते कैस्ट्रेटेड मैन। और किन्नर को आपने इसमें लिखा है, वो भी एक तरह से आपने उसका अच्छा वर्णन किया है। ट्रांसजेंडर का आपने, क्योंकि ये मॉडर्न टर्म है और पूरी दुनिया में अब इसको ट्रांसजेंडर ही माना जाता है। पहले इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता, लेकिन अब एक यूनिवर्सल टर्म जो है यूनाइटेड नेशन का, WHO का, वो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर मतलब जेंडर को ट्रांसफर करना, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाना, एक जेंडर को छोड़ के दूसरे। और ये छोड़ना जो है, ये हिजर से ही, जो हिजड़ा है शब्द है, वो हिजर से बना है। हिजर का मतलब सेपरेट, अबेंडन, छोड़ना। सो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, ये अरबी शब्द है, और भारत में इसको हिजड़ा कम्युनिटी के साथ जोड़ा गया। तो ये सेम उसी तरह की वर्ड है ट्रांसजेंडर, मतलब कि एक जेंडर को छोड़ के दूसरे जेंडर में जाना। तो इसमें आपने, और बाकी आपने सेक्सुअलिटी पे भी बात की है। सेक्सुअलिटी, आपको मैं बता दूं कि जेंडर, सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी, सेक्स मतलब हमारा बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी, हम लोग किस शरीर को लेकर पैदा होते हैं, हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हम जब पैदा होते हैं एक शरीर को
शरीर की रचना को, एक शरीर के बनावट को लेकर पैदा होते हैं, जेंडर को लेकर पैदा नहीं होते हैं। जेंडर बाद में आता है। सेक्स मतलब होता है हमारा बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी। जब हम पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा ये बोलकर नहीं आता कि मैं लड़का आ गया हूँ। उनको क्या पता, बच्चों को जब वो पैदा होते हैं उसको कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ दूध ढूंढता है, खाना ढूंढता है कि मैं माँ, ये उसकी सहज प्रवृत्ति होती है। इंसान हो चाहे वो, मैं इंसान नहीं बोलूं, जीव की, हर जीव की एक सहज प्रवृत्ति होती है। वो 2-3 चीजें करता है पैदा होते ही। जानवरों में, पशुओं में होता है, वो 2 चीज करता है। एक तो पैदा होते ही वो माँ का दूध उठ के फटाफट, वो डर के, क्योंकि उसको भय होता है परजीवियों से, जो वो उसको जो शिकारी जीव है उसको खा जाएंगे, तो वो छुपने की कोशिश करता है डर के मारे। और दूसरा काम करता है, वो दूध ढूंढता है, खाने की चीज। तो और मनुष्य में भी यही होता है, लेकिन उसमें क्योंकि उसको संरक्षण एकदम से मिल जाता है मनुष्य में, और वो दूध को ढूंढता है। सो उस टाइम पे किसी को नहीं पता होता मेरा जेंडर क्या है, मेरा सेक्स क्या है, मेरा सेक्सुअलिटी क्या है, कुछ नहीं। जेंडर रोल ये सब चीजें बाद की चीजें हैं। सिर्फ सेक्स मतलब उसको असाइंड बॉडी बॉडी होती। और जब वो पैदा होता है तो उसको जो समाज उसका जो उसका नामकरण करता है, उसका शरीर का, उसको जेंडर का दर्जा दिया था। जेंडर मतलब एक सामाजिक पहचान है, ये लड़का है, ये लड़की है। और कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो इंटरसेक्स होते हैं, या मैं इसको विकृति नहीं बोलूं, बहुत लोग इसको विकृति बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर किताबों में विकृति या व्याख्यानों में इसको विकृति, हमें हमें विकृत शरीर भी बोला गया। ऐसा कुछ विकृति नहीं होती, कुदरत में कोई चीज विकृति नहीं होती है। वो अपने आप इसी तरह, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे जैसा क्यों नहीं हुआ कोई, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मेरे जैसा क्यों नहीं हुआ, अगर मेरे जैसा नहीं तो ये विकृत है। तो ऐसा कुछ नहीं था, इस दुनिया में कोई चीज विकृत नहीं है। विकृति एवं प्रकृति, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। कोई चीज इसमें विकृति नहीं होती, डिसऑर्डर कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऑर्डर में होता है। जो प्रकृति बनाती वो सही बनाती है, उसको कैसे बनाना है, क्या बनाना है। हाँ, वो जब वो पैदा होता है, उसका अगर उसके अंदर कुछ चीजें अलग भी हैं तो वो उसको संघर्ष करता है, उन संघर्ष के साथ वो आगे जीता है। किसी को जो कोई कोई चीज, कोई इंसान प्रिविलेज हो, कई चीजें हमें प्रिविलेज मतलब हम कई इंसान प्रिविलेज होते हैं, उनको सब कुछ मिला होता है, लेकिन कुछ बहुत लोग संघर्ष करते हैं इन चीजों को लेकर। जैसे हम बायोलॉजिकल औरत नहीं है, ट्रांसजेंडर बायोलॉजिकल ट्रांस वुमेन बायोलॉजिकल औरत नहीं होते हैं, वी आर साइकोलॉजिकल वुमेन। जो बायोलॉजिकल वुमेन होती है वो पैदाइशी, उनको प्रिविलेज है, उनको मिला है सब कुछ, उनको कुदरत ने ऐसा ही बनाया है, और हमने उस चीज को संघर्ष से प्राप्त किया है। हमने औरत होना संघर्ष से प्राप्त किया है, क्योंकि हमारी एक सहज भाव, सहज प्रवृत्ति है कि हम लड़ना तो बात की बात है, हम लड़ते हैं उन चीज को, क्योंकि दुनिया में लड़ते क्यों हैं हम लोग, क्यों संघर्ष करते हैं, क्योंकि दुनिया नहीं एक्सेप्ट करती। अदरवाइज हमारे में कोई कमी नहीं है। आई एम परफेक्ट, आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें मेरे बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा कि ये नकली है, ये असली है, बट मैं हमेशा से अपने रास्ते पे चलती रही, क्योंकि मैंने उन चीजों, जेंडर को लेकर कभी कोई फायदा नहीं उठाया। ये सभी लोग चंडीगढ़ में जानते हैं, मैं जैसे पहले थी अभी भी वैसे हूँ। कोई मैंने किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाया, ना ही मैं बेगिंग में गई, ना ही मैंने भीख मांगना शुरू किया है। जो संघर्ष है वो मैंने शुरू से ही इसी तरह से किया। तो उन चीजों को जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, एंड सामाजिक पहचान है। और बाद में बच्चा, जब समाज उसको जेंडर दे देता है, लेकिन कुछ साल बाद जब उसको थोड़ा समझ आना शुरू होता है, चीजों को वो समझना शुरू करता है, जेंडर को भी लोगों को देखता है, वो दुनिया में देखता है, लेकिन उन चीजों को वो देखते देखते एक सहज भाव, सहज प्रवृत्ति होती, आम ने हरे से पीला या लाल पीला या सुर्ख नारंगी जैसा होना, वो होता है, उसकी वो सहज प्रवृत्ति है, वो वैसे ही होगा। खट्टे से वो मीठा ही होगा, उसका सहज भाव है। और इसी तरह जो इंसान एक जेंडर में पैदा हो, दुनिया उसको
मेल पुरुष मानती है, लेकिन उसके अंदर का जो सहज भाव है, उसके ब्रेन में, उसका जो साइकोलॉजिकल सेक्स है, जो ब्रेन है, वो उसको उस दूसरी तरफ लेके जाता है। वो उसको जो उसका शरीर है उससे अलग तरफ लेके जाता है, और ये कोई अननेचुरल या अलौकिक या इस तरह की कोई घटना नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते, दुनिया में नहीं समझ आते, ये तो कुदरत अपने आप ही काम करती होती है। एक बार क्या हुआ, पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आ, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, ये बच्चा अपने आप को लड़की मानता है। तो मैंने कहा मैं आपको डॉक्टर से मिलवाती हूँ। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में पीजीआई जो हॉस्पिटल, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स की तरह ही है। वहाँ पर हमने साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लिया, और वहाँ के डॉक्टर बासु थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकेट्रिक, वहाँ उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम उनसे मिले, क्योंकि मुझे पता था कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि ये अपने कुनबा बढ़ा रहे हैं, ये अपनी पैदाइश बढ़ा रहे हैं, ये अपने जमात को बढ़ा रहे हैं, तो मेरी बात को कोई ध्यान से सुनेगा नहीं। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को भी उन्होंने यही बताया कि हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर हंसने लगे। डॉक्टर ने कहा कि ठीक तो आपको होना है, ये बच्चा बिल्कुल सही है, ये बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, ये वही कर रहा है जो कुदरत इसको करवा रहा है। कुदरत ने जैसा इसको बनाया, इसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको बदलने की कोशिश मत करो। ठीक आपको होना है, आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना, सिर्फ आपको स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना है। आप इसको बढ़ने दीजिए। आप तो जेंडर करेक्शन थेरेपी में मत जाइए, आप झोला छाप डॉक्टरों के पास मत जाइए, ओझा इन पंडितों के चक्कर मत काटिए। इसके अंदर कोई भूत नहीं, इसके कोई भूतनी नहीं इसके अंदर घुसी हुई, ये ऐसे ही पैदा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सो जेंडर जो है 5 साल तक की सबको पता लगे। आप जितने भी यहाँ दर्शक बैठे हैं, सबको अपना जेंडर है वो 5 साल की उम्र तक पता लग गया था। एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि धनंजय जी, आपको कब महसूस हुआ, कब पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं? तो मैंने उन्हीं को उल्टा सवाल पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप आदमी हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसका पता नहीं, कौन से टाइम में मुझे पता लगा। तो मैंने कहा जब आपको नहीं पता लगा तो मुझे कैसे पता लग गया कि मैं फला तारीख को फला दिन मुझे एहसास हो गया कि हाँ मैं तो औरत हूँ। तब तो मुझे पता नहीं, 5 साल तक की उम्र में आते आते मुझे ये थोड़ी पता था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे ये था कि मैं लड़की हूँ। ट्रांसजेंडर की परिभाषा तो बाद की बात है, लेकिन उस समय तो मैंने यही माना कि मैं लड़की हूँ। तो ये उसके बाद आता है सेक्सुअलिटी। उसमें भी आपने सेक्सुअलिटी का भी अच्छा लिखा है। सेक्सुअलिटी हमारा 10-12 साल की, जो हम लोग टीन एज में आते हैं, हम किसी न किसी की तरफ आकर्षित होते हैं। और आकर्षण जब हम किसी विपरीत लिंग की तरफ या सेम लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, उसको सेक्सुअलिटी बोलते हैं। हम किसी न किसी की तरफ आकर्षित होते हैं। सो इन इस चीज में आपने बहुत बढ़िया लिखा है। और इसके बाद आपने अनुक्रम में एक एक जो किताब में आपने बहुत बढ़िया से जीवन को जो चरित किया है अपने, इसमें जो हर एक की अपनी अपनी जीवनी है। और आपने लेखक होने के नाते यहाँ पर मैं ना करते हुए, मतलब क्योंकि हम लोग जब भी रिसर्च में होते हैं तो जैसे हमारा फील्ड वर्क होता है या हम लोग किसी का इंटरव्यू करते हैं, तो मैं नहीं लिखते हैं उसको, ही शी इस तरह पे उसको थर्ड पर्सन की तरह उसको संबोधित करते। तो आपने उन सब चीजों को, आप जैसे परमात्मा ईश्वर ने सब कुछ रचता है लेकिन अपने आप को नदारत रखता है, अपने बीच में नहीं रहता। सारा प्रपंच, पूरा कायनात बनाते हैं, पूरी सृष्टि को बनाने के बावजूद वो खुद उसमें विराजमान हो जाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। एकदम से न्यूट्रल रहते हैं। वो किसी को, उनको दुख दर्द ये सब कुछ नहीं उनको महसूस होता है। इसी तरह आपने इस सारी किताब को लिखने के बावजूद आप न्यूट्रल रहे। आपने हर एक को
प्रोत्साहित किया, लिखें अपने जीवन को और आपने उसको उन चीज़ों को अपनी कलम से अच्छे से उसको अलंकृत भाषा में उसको पिरोया है। विद्या राजपूत होंगे, राज कन्नौजिया जी, जितने भी यहाँ पर सब लोग हैं, ट्रांसजेंडर, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन, सिमरन आर्यन जी हो गए, पप्पी जी हो गए, रुद्रांशी जी, संजना जी, अब्दुल भैरवी, सब लोगों ने अपने अपने जीवन के बारे में इसमें लिखा और मैंने पढ़ा उनके बारे में। मुझे पढ़ते पढ़ते यही एहसास हो रहा है कि हम सबकी जिंदगी एक जैसी है और इन सब से पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं, मैं तो क्योंकि 15-20 साल हो गए मुझे 2000 से भी पहले 98 से 1998 से मैं कम्युनिटी के साथ बिल्कुल मेरा संपर्क है और शुरू से ही हम लोग जब बात करते थे पीयर ग्रुप में, तो आपस में हम लोग अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में, अपने दुखों के बारे में शेयर करते थे। तो तब भी मुझे लगता था कि हम सबकी कहानी एक जैसे क्यों हैं? हम लोग एक जैसे अ, हो हैं और एक जैसी हमारी कहानियाँ हैं। परमात्मा ने क्या प्रपंच रचा है? परमात्मा ने ऐसा क्या काम किया है कि हम लोगों को सबको ही संघर्ष करना पड़ता है? और दुनिया में कोई अलग चीज़ होगी तो अलग का मतलब अलग के लिए तो कोई जगह नहीं है। डिफरेंट हमारे यहाँ तो डिफरेंट हम लोग अब बोलते हैं कि डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग। डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। डिफरेंट जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। सो बहुत सारे ट्रांसजेंडर जब हम लोगों ने संघर्ष किया कई सालों पहले, मतलब अभी मैं 50 साल की, और जब हमारे टाइम में 1970 में मेरी जन्म हुआ, 70 के 80 के दशक में जब हम लोग खूब संघर्ष करते थे अपनी वजूद के, हमें नहीं पता था कि ये किताबें लिखी जाएंगी, आज नालसा जजमेंट भी आ जाएगी, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल भी आ जाएगा, एक्ट भी बन जाएगा, रूल्स भी आ जाएंगे, तरह तरह की चीजें हो जाएंगी, हमें मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। और हमने सोचा कि जन्म हुआ है और इसी जन्म में संघर्ष करते करते हम मर जाएंगे और हमारे कंधों पे इतने सारे बोझ रखे जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होते होते जो हमारे बोझ पे, वो हमें बोझ सिर पे कांधे पे लेके वो सारी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इंट्यूशन दिल में मेरे, जब हम मैं एजुकेशन गेन कर रही थी, जब मैं ग्रेजुएट थी, उससे भी पहले जब सुसाइड अटेम्प्ट किया 2 बारी, और मैंने इसमें देखा कि सब मोस्टली सभी के जीवन में सुसाइड अटेम्प्ट रहा है। कहीं न कहीं आत्महत्या की कोशिश की है, आत्म और ये सब जो आपके सामने जो जिनकी ये जीवनियाँ हैं, ये बच गए हैं। ऐसे मेरे मेरे स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आत्महत्या करके वो जीवित नहीं रहे, वो उनकी डेथ हो गई, वो सुसाइड करके। पिछले साल ही मेरा एक डिसाइपल था, मेरा मतलब बच्चा ही था, ट्रांसजेंडर, मुझे माँ करके ही बुलाता था, तो उसने सुसाइड कर लिया। एंड एक और है, 2-3 लोगों ने सुसाइड कर दिया और बताया भी नहीं, चुपके से वो इस जिंदगी को समाप्त करके इस दुनिया से चले गए। तो बहुत सारे लोग खुशकिस्मत हैं, बहुत सारे बदकिस्मत हैं, और खुशकिस्मत हैं जिन्होंने संघर्ष किया, वो मौत से भी संघर्ष करके आज आपके सामने वो जीवनियाँ उनकी आप पढ़ रहे हो सब लोग। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी जो अचीवमेंट, बाकी अचीवमेंट हमने ये किया, वो किया, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हमने सो मैं ये कह रही थी कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ज़िंदगी में ये नहीं कि हमने सेपरेट वॉशरूम बनवा दिया, फीस माफ करवा दी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल बनवा दिए, ट्रांसजेंडर का जो वेलफेयर बोर्ड बनवा दिए। प्रॉब्लम इज नॉट दैट। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो अचीवमेंट ये है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी को वो समय, जिस समय में हम क्रूशियल टाइम था जिंदगी, और तलवार के ऊपर से हम लोग धार के ऊपर से जा रहे थे, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो हम लोग गले में फंदा, और उस वो जो क्रूशियल समय था उसको हमने जीत लिया।
वो जो गले में फंदा लगा, वो चीज़ें जब हम या इधर या उधर, वो हमने जीवन वो जीत लिया। सो हम लोग मैं ये सोचती हूँ कि इस दुनिया में कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं। आज हम बहादुर बन गए, लड़-लड़ के संघर्ष करते पत्थर हो गए हैं। इस पत्थर पे आप जब चाकू चलाओ, तीर चलाओ, भाला चलाओ, पत्थर मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग ढीठ हो गए हैं। एंड पीपल से यू आर डिसऑर्डर सम यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा डिसऑर्डर ये त्रुटि है। पीपल से यू आर डिसऑर्डर, आई से यस, आई एम डिसऑर्डर बिकॉज़ आई नेवर फॉलो ऑर्डर। हम लोग ऑर्डर फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए, हमारा अपना रास्ता है, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, ना ही हमें करनी चाहिए, परवाह दूसरों को करने दीजिए। मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी बोल आप परवाह मत करो, दूसरों को करने दीजिए। लोगों को काम पे लगा दो, लोग काम पे बिज़ी रहें, आपके बारे में सोचें, आप गलत हो, अच्छे हो, आप ये करें, आपने ये किया, आपने ये चोला पहन लिया, वो चोला आपने साड़ी पहन ली, आपने वो कर दिया, उनको सोचने दीजिए। लेकिन आप अपने रास्ते पे चलते रहिए, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, यू आर अ सेलिब्रिटी, आप लोग सेलिब्रिटी हो, आपने वो संघर्ष किया है, आप आजकल के बच्चे थोड़ा-सा भी माँ-बाप कुछ बोल दें, वो फांसी लगा तुरंत मर जाएँ। हमारे को तो हज़ारों बार लोगों ने छक्का, हिजड़ा मामू सब कुछ बोला होगा और हम लोग अभी भी जीवित हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो जीवन है, ये कहानी है नहीं, ये आपके पास अ, वो तिल-तिल से जीते हुए लोगों की एक ज़िंदगियाँ हैं और हर इंसान ने अपने जो जीवन के कुछ पल को ये पूरी कहानी भी नहीं है। मुझे पता है ये ज़िंदगी किसी की 40 साल की उम्र, किसी की 30, किसी की 20 और मेरी 50 इस छोटी-सी किताब में तो वो समा नहीं सकती हैं। हमारा एक-एक पन्ना, एक-एक दिन का, एक-एक घड़ी का एक-एक पन्ना इस किताब में नहीं समा सकता तो महाग्रंथ बन जाएगा क्योंकि हम लोग कितनी बार अपने रेप को बताएँगे, कितनी बार छक्के वाली बात बताएँ कि आज मैं यहाँ पर गई थी तो आज किसी ने ये बोला है, तो कितनी बार हम बताएँगे। मी टू का जब आया था, जब पिछले 1-2 साल पहले टीवी पे बहुत चल रहा था कि मी टू बहुत सारे लोग 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले की एक बात को बता रहे थे, मेरे साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, महिलाएँ बता रही थीं, पुरुष भी बता रहे थे, लेकिन हमारे साथ तो रोज़ ही ऐसा कुछ होता है। हम लोगों ने कभी मी टू नहीं किया, हम लोगों ने अपनी आवाज़ को हमेशा से जो लोग बोलते हैं हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ। हम लोग इतना कंप्लेंट करने लग जाएँ जितना हमारे साथ हुआ है, तो आप लोग रोते-रोते बेहोश हो जाओगे। हम लोग उतना कंप्लेंट नहीं करते, ये तो हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म मिला है, अदरवाइज़ हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं। मैं तो ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करती हूँ। जो हमारा जो संघर्ष है वो सही बात है, संघर्ष होना चाहिए और अगर संघर्ष ना होता है, तो आज हम आपके सामने इतने बोलने लायक ना होते हैं। आज हम मैंने कभी एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ा और मैं हमेशा से ही आज भी कोशिश करूँ मेरा एक ही मकसद है कि एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। पढ़ाई सब कुछ है और कुछ नहीं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ के ही इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके पास कैपेबिलिटी, कैलिबर और उसके पास असीमित अ, उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ खड़ी हो जाएँगी, अगर वो पढ़ा-लिखा होगा। पढ़े-लिखे से बोलने का उसका लहज़ा बदल जाता है, बैठने-उठने का इंसान हर चीज़ में वो बदल जाता है और यही चीज़ मैं हमेशा से एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड मैं आज पूरी दुनिया में जाती हूँ, चाहे यूरोप, कनाडा कहीं भी जाना हो, तो इसीलिए आज मैं हर जगह पॉलिसी मेकिंग में हूँ, तो इसलिए क्योंकि एजुकेशन मेरे हाथ में है, वो हमेशा साथ में रखनी किताबों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हम ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं, मेरे साथ जो पढ़े-लिखे वो लोग पढ़-लिख के जॉब तो लग गए और अब वो लाला जी बन गए मतलब मोटे-मोटे लाला बन गए, उनके पास इतना ज्ञान भी क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन करके सब कभी भी इंसान को किताब नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी किताब पढ़े, पढ़ते रहें क्योंकि उससे ज्ञान बढ़ता है। सो ये जो किताबें हैं इसमें जो विद्या जी ने अपनी जीवन के बारे में लिखा है, वो
बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने जीवन के बारे में अपनी और उन्होंने उनकी जो मैंने पढ़ा है उनकी जो कहानी में, वो सिर्फ एक ही चीज पे पूरी घूमती थी, अपनी माँ के ऊपर। वो उन्होंने सारी जिंदगी अपनी माँ के लिए हर चीज में, मैं जीऊँ की तो माँ के लिए कष्टों को सहा है, सब कुछ है, और अभी भी वो अपनी माँ के लिए ही सब कुछ, अनकंडीशनल जो है वो लव उनका है अपनी माँ के प्रति। तो उनका जो भी आज तक का जो भी है वो सारा क्रेडिट उनका वो माँ के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो जिस तरह से उनका संघर्ष है वो सेम एक छोटे से गांव से, देहात से आकर वो बड़े शहर में, छत्तीसगढ़ के जो शहर है उसमें आके वो अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति की तरह आज वो जी रही हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। वो लिखती बहुत अच्छा है, बोलती बहुत अच्छा है, वो समझाती बहुत अच्छे हैं, कविताएं बड़ी अच्छी लिखती हैं। उनकी कविताएं जैसे उन्होंने कितनी अजीब बात है, एक कविता है उनके, दो चार मैं शब्द पढ़ती हूँ। कितनी अजीब बात है कि किसी को जिंदगी भर प्यार नहीं मिलता, ना माँ का, ना पिता का, ना पति का, ना किसी का साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किन्नर हूँ। ये जिंदगी, ये कोई सोचता ही नहीं। सपने भी, अपने भी, वही जज्बात, वही रूह, वही खून, फिर क्यों नहीं साथ। मैं मन को मारूं, इच्छा क्यों ना रखूं, इश्क क्यों ना करूं। जिंदगी से मैं जीऊंगी जीने के संघर्ष के लिए, खुश रहने के लिए, हंसने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने, तब तक जब तक मेरी जिंदगी तेरी जैसी नहीं हो जाती, मैं जीऊंगी। सो ये कंपेयर कर रहे हैं वो समाज के लिए, वो जिंदगी में अपने किसी का प्यार नहीं मिला, वो अपने आप को स्थापित करने के, उसके बराबर लाने के लिए वो जीना चाहती हैं। आज हम आपके बराबर खड़े होके हम ये कह सकते हैं कि हमने ये संघर्ष किया है। उन्होंने अपनी अपनी कविता में सारा वर्णन किया है, मैं क्यों ना जीऊं। ठीक है, हमारी भी इच्छाएं, हम भी चाहते हैं प्यार करें, हम भी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करें, हमारा बॉयफ्रेंड हो, हमारा पति हो। तो उन्होंने अपनी कविताओं में अपने सारी जिंदगी, अपनी पूरी कहानी को, और उन्होंने जिस तरह से हम लोग बराबर देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनको कई सालों से, करीबन 10-12 साल से उनको देख रही हूँ कि वो लगातार संघर्ष कर रही है छत्तीसगढ़ में। और हम लोग कई बार मिले हैं, बहुत अच्छे हम लोग मित्र भी हैं, उनको पर्सनली मैं जानती हूँ, उनको करीब से जानने का मेरे को मौका मिला। हम लोगों ने बहुत बार साथ कई कई दिन बिताए हैं। तो उनका जो योगदान है समाज के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन के लिए, किन्नर समाज के लिए, वो बहुत बड़ा योगदान है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह बाकी जो अ, अ, बाकी जो मेरे मित्र हैं उन लोगों ने बहुत सुंदर लिखा है। संघर्ष शेष है, सफलता दूर है। राज कन्नौजिया ने लिखा अपने अपने जीवन के बारे में, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया एज ए ट्रांस मैन। तो संघर्ष शेष है, सफलता दूर है। उनके उनके जो वर्डिंग है, इसी से पता लगता है कि अभी संघर्ष तो बहुत है, सफलता भी बहुत दूर है। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन अपने पूरी अपनी साथ जो उनके साथ हुआ है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज को लिखा है, किस तरह से उन्होंने फेस किया है अपनी लाइफ में। और उन्होंने कविता के माध्यम से जीत की हो इच्छा तो कर नारियों प्रतीक्षा, विजय की लेकर कामना, बढ़ा कदम कर सामना, जीत ले धरती गगन, लगा तो ऐसी लगन, एक नया इतिहास रच, कौन कर रहा मना, बढ़ा कदम कर सामना, रुका है क्यों, झुका है क्यों, यूं सोच में पड़ा है क्यों, मंजिल है तेरे सामने, बड़ा कदम, चिंता न कर अंजाम की तू, इस एक नया आगाज कर, कांटों भरी इस राह में तू जीत कर जला दिया, बड़ा कदम कर सामना। ये बहुत बड़ा संदेश है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ट्रांस कम्युनिटी को संदेश दिया कि हमें चिंता न कर अंजाम की,
तू एक नया आगाज कर, कांटों भरी इस राह में, तू जीत कर तू जीत का जला दिया, बड़ा कदम कर सामना। तो उनकी कविता के माध्यम से मैं आपको एक सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कहना चाहूंगी कि हमेशा कभी फल की इच्छा नहीं करें। ये सोचो कि आपने हमेशा संघर्ष करना, और संघर्ष हमारी जिंदगी का, ये कुदरत का नियम है, संघर्ष तो करना ही है। आपको पता है कि कनाडा में मछली होती है, साइमन मछली, आई थिंक, यस, अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो, वो जब अपने जीवन में जब वो अंडे देने जाती है तो उनका प्रवास जो होता है उल्टी दिशा में होता है, नदी के बहाव से दूसरी दिशा में होते हैं, और वहीं जाते हैं जहां वो पैदा हुए थे, जहां वहां से अंडों से निकली थी, वहीं पे जाके वो अंडे देकर और फिर मर जाती हैं। तो ये संघर्ष है जिंदगी का, एक नए जीवन के सृजन का। और हम आज आगाज करते हैं अपने, हमारा संघर्ष खत्म होते जब हमारा जीवन समाप्त होगा तो हम एक नए एक समाज की संरचना करके जाएंगे। और जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने सोचा कि आज तक 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में कभी किसी ट्रांसजेंडर एडमिशन नहीं लिया, और अगर पढ़े भी हैं तो अपनी आइडेंटिटी के साथ, मैं भी वहीं पढ़ी हूँ शुरू से ही, अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं पढ़ी। लेकिन 2014 की जब नालसा जजमेंट आया उसके बाद 2015 में मेरे सारे आईडी प्रूफ चेंज हुए और 2016 में एडमिशन ले, सिर्फ इसलिए कि आने वाली जनरेशन के लिए रास्ते खुल जाएंगे। मेरे को 45 साल 44 साल की उम्र में कुछ नहीं मिलना था, कोई मेरे को सरकारी जॉब नहीं मिलती, लेकिन एक बहुत कि हम लोग आने वाली जनरेशन को कुछ दे के जाएं। तो अब रास्ते खुले हैं, सब कुछ तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सभी बुनियादी सुविधाएं हैं वहां पर। तो अब सिर्फ क्या करना है, हमें पढ़ने आना है और अपनी आइडेंटिटी के साथ, पहचान के साथ। सिमरन ने भी बहुत सुंदर अपनी जीवन के बारे में लिखा, उनके जो जीवन की, वो उनको भी मैं पर्सनली जानती हूँ, मिली तो उनके जीवन में यही उन्होंने वो बहुत संघर्ष किया मुंबई में, उसके बाद वो और बलिया में गई, वहां पर किन्नर समाज के साथ भी रही, बधाई में भी रही, संघर्ष करती रही। टकराव होता है विचारों में, पुराने विचारों में, नए विचारों में, पढ़े लिखे इंसान का किसी अनपढ़ इंसान के साथ विचारों में बहुत सारा टकराव होता है। जब वो मेरे से बात करती थी तो बहुत उधेड़, कभी कभी बहुत निराश हो जाती थी, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, डिप्रेशन में चले, तो वो मेरे से बात करती थी और हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए डिस्कशन करते थे, और कहीं ना कहीं इसी नतीजे पहुंचे कि हमें संघर्ष करते रहना। और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि अपना घर हो, अपना मकान हो, छोटे मोटे काम हो, दुकान हो, जिससे मैं अपनी जिंदगी को चला सकूं, और साथ साथ में समाज के प्रति भी थोड़ी बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अपनी पूरी करती रहूं। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों के बारे में लिखा है, हजार, जैसे गालिब साहब ने लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हमारी इतनी ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश में इतने दम निकलता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और उनकी कविताएं भी बेहतरीन हैं। उनका, किन्नर हूं मैं किंतु प्रकृति के पास हूँ, जन्म नहीं दे सकती मैं, किन्नर हूं मैं किंतु पुरुषार्थ के पास हूँ, भले कोमल है हृदय मेरा, किंतु अवसर दे के देखो, रण में विजय में पताका लहरा सकती हूँ मैं, किन्नर हूं मैं, मुझे अपना के देखो, एक नया संसार बसा सकती हूँ मैं। सो ये अपनी कविताएं में ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ट्रांस जेंडर में जो जो बहुत बड़ा नाम है ट्रांसमैन के, जो उनमें आर्यन जी हैं, आर्यन पाशा जी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, मेल फीमेल टू मेल, और उनकी भी जीवन में जो गहरी छाप है वो माँ का रहा है, और माँ के बिना वो अधूरे हैं। माँ ने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। सो उन्होंने लिखा है कि उनके जो स्टेप मदर थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी सिस्टर्स ने, उनके परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। वो भारत की प्रथम जो बॉडी बिल्डिंग में उनका नाम है ट्रांसमैन, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। जिस तरह से उनके जो
अपनी पूरा जीवन के उस किताब में लिखा है कि माँ के इर्द-गिर्द घूमता उनका, और उनके जो ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, जो मेरे गुरु भी हैं, उनका भी बहुत एक साथ है, उनके साथ रह रह के वो बहुत कमाल के काम कर रहे हैं। और धर्म की पताका, धर्म के हर एक का अपना-अपना रास्ता है, कोई शिक्षा में, कोई धर्म में, कोई किसी में, तो वो हर इंसान अपने जो वो अपना योगदान दे रहे हैं। और वो तो लक्ष्मी जी तो उनके सामने तो सूर्य को दीपक दिखाना वाला काम है, तो उनके उनके बारे में तो हम क्या ही कहें। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, और उनके उनके ही जो दिखाए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अ, पप्पी जी यहाँ पर पप्पी देवनाथ जी जो त्रिपुरा के जो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा है, वहाँ के रहने वाले, और दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी कहीं न कहीं, और टॉक के बारे में लिखा है। जब उन जिस तरह से वो अपनी पत्रिका में जब वो बोलने आए, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। और उनका जो ज़िंदगी है, वो अब चाहते हैं कि वो कोई बिज़नेस करें। वो अपनी ख्वाहिशों के, मतलब हर इंसान अपनी ख्वाहिश बता रहा है कि, और वो एक-एक चीज़ को बड़ी दिल से, किसी ना कोई लाग-लपेट के बिना वो सब इसमें लिख रहे हैं, दिल की बातों को। बहुत बड़ा साहित्यकार हो तो माने कि हाँ, लेकिन इसमें कोई गलत भी लिखेगा, कोई किसी की जो लिखने की जो कला भी नहीं होगी, तब भी वो बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो नहीं हो स हैं, लेकिन वो अपने दिल से लिख रहे हैं। अपने जो उनके साथ जो जीवन में जो घटित हुआ, वो अपनी ज़िंदगी को इस किताब में उन्होंने लिखा है। और इसको जो लिखने का जो काम किया, वो जो हमारे आदरणीय जीपी वर्मा जी, उन्होंने लिखा है। तो रुद्रांशी जी का भी बहुत बड़ा इसमें, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। जिस तरह से वो फैमिली में नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उनके अपने फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अगर वो ये कदम उठाते हैं कि वो फुली वुमन बन जाए, तो तब भी प्रॉब्लम है। और जिस तरह से उन्होंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में संघर्ष करके एक औरत की तरह उन्होंने जीवन जीने के जिस तरह से वो जाती हैं, एक बहुत बड़ा एक कदम है। और एक अ, समाज को एक आईना दिखाने वाला भी काम है कि जो आप नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं। बेशक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं लाइफ में, ज़िंदगी के आस-पास के। तो उन्होंने वो एक वर्णन है कि ऑटो में बैठी और एक किन्नर बैठी, उनके साथ वो डरती रही। क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी भी है, विद इन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी है। हिजड़ा कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में थोड़ा-सा क्लैश है, क्योंकि शायद ये मेरे को लगता है कि इनसिक्योरिटी वाला है, हिजड़ा कम्युनिटी में, कि इनसिक्योरिटी है कि शायद इतना कुछ हो रहा है। और वो भी जो थोड़े पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी है कि ये जो ट्रांस बिल है या इतने सारे चीज़ें कानून बदल रहे हैं, तो ये पढ़े-लिखे जो ट्रांस हैं, इनके कारण हो रहा है ये सब। ये हमारी बधाइयों को मतलब बंद करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब उनको इनसिक्योर। और दूसरी बात, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ के लोकल ट्रांसजेंडर जो हिजड़ा कम्युनिटी की तरफ से, कि आप अगर अपने आप को ट्रांसजेंडर मतलब वो मानते, तो आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, दूसरे शहर में चले जाओ। यहाँ पे नहीं रहना, ये हमारा इलाका है, यहाँ नहीं रहना। उसके कई वजह हो सकती है। एक तो उसी शहर में कोई अपना जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में, तो लोगों को पता लग जाता है कि अच्छा, ऐसा जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसे लोग जेंडर बदलते हैं। नहीं तो पुराने टाइम में यही होता था कि लोग सोचते हैं शायद ये पैदा ही ऐसा होते हैं, इनके जो गुप्तांग है, जो वो सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता। और कम्युनिटी के लोग भी यही बताते हैं कि हम लोग पैदाइशी ऐसे हैं, ऐसा है। बहुत सारी किस्से कहानियां हैं जो, तो वो लोग नहीं चाहते कि उनकी जो बातें हैं वो समाज में, दुनियादार में, लोगों में जाएँ। और इनसे जो किस्से कहानियाँ बने, इनसे ये बातें
रिपोर्टर्स के पास जाएंगी, पत्रकारों के पास जाएंगे, वो छापेंगी कि फलां धनंजय तो यहीं का रहने वाली है, पहले था अब थी है, तो इन्होंने जेंडर चेंज किया। इसी तरह सभी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सभी हिजड़ा जो ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात, इस किताब में मैंने देखा कि सभी की अपनी अपनी जिंदगी है, और सब लोगों ने अब्दुल ने भी बहुत सुंदर कविताएं, वो गजलें लिखते हैं। माही और सब लोग बहुत सुंदर सब लोगों ने लिखा है। भैरवी, स्मृति चंदन, माही, सॉरी, भावेश जैन जी, प्रिया बाबू जी, दीपिका, अमृता दीदी, ये सब लोगों ने बहुत सुंदर लिखा। और सबसे बड़ी बात इसमें इस किताब में ये है कि सामयिक परिवेश में जो ट्रांसजेंडर मुक्ति आंदोलन के बारे में चुनौतियां, जीवन की प्रथम अचीवर्स के बारे में लिखा है। हालांकि ये बहुत कम, क्योंकि अचीवर्स भारत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत इससे भी कोई पायलट हैं, ट्रांसमैन पायलट भी हैं, कोई डॉक्टर्स हैं। इसमें सत्याश्री हैं जो एडवोकेट हैं, उन्होंने LLB करके वो चेन्नई में, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में शायद लिखा जा सकता था। मैं गुजारिश करूंगी कि अगली किताब अगर लेखक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूं कि अगर किताब अगली हुई तो उन लोगों के बारे में भी लिखा जाए जो और भी इसे बाकमाल जिन्होंने काम किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में लिखिए। वहाँ पर साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत संघर्ष किया है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है इस किताब में, ट्रांसजेंडर जो नालसा जजमेंट थी उसके बारे में लिखा गया है, और बड़े सरल हिंदी में लिखा गया ताकि सब लोग समझ सके, आम इंसान समझ सके। 2014 का जो नेशनल लीगल नालसा जजमेंट, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में जो जजमेंट आई थी, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बहुत बढ़िया है। और ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम भी लिखा गया। थोड़ी सी इसमें शायद मैं गलत हूँ, अगर आप माफ करें तो। इसमें शायद प्रिंटिंग का थोड़ा सा इसमें गलती हुई कि 2011 लिखा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2011 है। तो शायद यहाँ प्रिंटिंग पे गलती हो गई, इसमें 2019 होता तो शायद ये 2019 होना चाहिए था। और बढ़िया, इसमें सारे जो जो इन संरक्षण अधिनियम में जो जो प्रोविजन है वो सारा लिखा गया है, और बहुत बढ़िया है। उसके बाद गजट ऑफ इंडिया का जो उसमें सारा राजपत्र के सब छपा है कि किस तरह से रूल्स पूरे किस किस तरह से ट्रांसजेंडर पर्सन को पहचान पत्र मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। बहुत बढ़िया किताब है। और बाकी इसमें काफी आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज बन रही है, उसमें पॉलिसी मेकिंग का जो जो मेंबर्स के बारे में लिखा, एक एक चीज मतलब हर चीज में बारे में लिखा गया है, तो बहुत बढ़िया है। और इसमें सेंसस के बारे में भी लिखा गया, हालांकि सेंसस करना इतना आसान नहीं है। भारत में ट्रांसजेंडर के लिए जो क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई तो करते हैं, लेकिन वो पब्लिकली कमिंग आउट नहीं है, मतलब क्लोजेट में है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी बहुत सारे ट्रांस लोग हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई चुपके से कम्युनिटी में आते हैं और बात करते हैं, लेकिन पब्लिक में वो नहीं अपने आप को बताते हैं, क्योंकि फैमिली का प्रेशर है। और बहुत सारे लोगों को शादियां भी झेलनी पड़ती हैं, झेलना ही पड़ता है एक्चुअली में। कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स का इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है कि उन लोगों को बेचारे एक औरत तो खुद ही वो साइकोलॉजिकल औरत और बायोलॉजिकल औरत के साथ अगर शादी हो जाए तो बहुत मुश्किल जिंदगी गुजरती है। ऐसा लगता है कि अब तो सुसाइड करना मतलब बहुत मजबूरी बन जाती है। बहुत सारे लोग हिजड़ा कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, बट वो अपने शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं।
तो ये अनसुलझी हुई कहानियाँ हैं, disputed. Sometime people say me that you are not real transgender. मैं कह ठीक है, not real. I'm disputed transgender. ठीक है, मैं disputed transgender, कोई बात नहीं, लेकिन हर इंसान को अपने जीने का अधिकार है, अपनी मर्जी से वो जीने का। मैंने अपनी आइडेंटिटी के कारण कोई गलत फायदा नहीं उठाया कभी। सो